नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण इस वक्त पूरे विश्व पर छाया हुआ है और जहां वैक्सीन की भी भरपूर इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन बनकर सामने आए, आज थोड़ी सी इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, किस तरह से उसमें क्यों इतना ज़्यादा वक्त लगता है। क्योंकि देखिए, अगर आम तौर पर देखें तो कोई भी वैक्सीन बनाने में लगभग 8 से 10 साल का समय लगता है और अभी हम कोरोना वायरस जो संक्रमण है ये केवल 6 महीने पुराना है और ऐसे में हम एक वैक्सीन का इस वक्त पूरे विश्व में एक मुहिम चल रही है कि साल के अंत तक वैक्सीन आ जाए। यानी कि अगर हम देखें तो 1 साल के अंदर ही वैक्सीन की उपलब्धि की तरफ नज़र है सबकी। और ऐसे में क्या क्या स्टेजेस होती हैं वैक्सीन बनाने की। सबसे पहले जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसका शोध जो है वो जानवरों पर किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो वैक्सीन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसका कोई बहुत घातक असर तो नहीं होगा, इसलिए पहले जानवरों में करके इसको यूज़ करके देखा जाता है और अगर उनमें ये सक्सेसफुल हो जाए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो, तब फिर मनुष्यों में इसका 3 फेज़ में ट्रायल शुरू होता है। पहले फेज़ में अगर हम देखें तो पहले फेज़ में थोड़े कम लोग लिए जाते हैं, यानी कि 100 से भी कम, लगभग 50-60 लोग लिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त खास तौर से ये बात देखनी होती है कि जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई दुष्प्रभाव मनुष्यों के ऊपर पड़े। दूसरा ये भी देखना होता है कि जो डोज में हम वैक्सीन दे रहे हैं वो डोज की मात्रा सही है या नहीं, तो इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार जब ये पहला फेज सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि यहाँ से कोई खास दुष्परिणाम सामने नहीं आते और लगता है कि वैक्सीन काफ़ी हद तक ठीक ठाक रही है, और ये भी देखा जाता है कि क्या वैक्सीन की प्रतिक्रिया मनुष्य के अंदर हो रही है, यानी कि ये इम्यूनिटी को जो है प्रेरित कर रहा है या नहीं कर रहा है, शरीर में इसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही, तो ये भी जांचा जाता है। और अगर एक बार शुरुआती लक्षण इस तरह से दिखने लगे कि हाँ इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, कोई खास दुष्प्रभाव मनुष्यों के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तब फिर फेज़ 2 ट्रायल की तरफ जाया जाता है। और फेज़ 2 ट्रायल में तब जो है कोशिश की जाती है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को लिया जाए, यानी कि 300, 400, 500, 600 इस तरह से काफ़ी सारे लोगों को उस वक्त ट्रायल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और उसमें एक खास बात ये भी होती है कि जिस वर्ग के लिए ये वैक्सीन बन रही है, अगर बच्चों के लिए वैक्सीन बन रही है, बड़े बुजुर्गों के लिए बन रही है, या पूरे वर्ग के लिए, जैसे अभी कोरोना वायरस के समय में तो सभी लोगों के लिए वैक्सीन बन रही है, ऐसे में उस वर्ग को खास तौर से उस ट्रायल में इंक्लूड किया जाता है, उनको लिया जाता है। जैसे अब कोरोना वायरस संक्रमण की अगर हम बात करें तो फेज़ 2 ट्रायल में बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को भी इंक्लूड किया जाता है, ये देखने के लिए कि इस वर्ग पर भी कोई दुष्प्रभाव इस वैक्सीन का हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार जब इन लोगों में भी इसकी जांच हो जाती है और देखा जाता है कि उनमें अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं, वो संक्रमण से सुरक्षित हो रहे हैं, कोई ऐसा दुष्प्रभाव उनमें नहीं हो रहा है, तब फिर इसको फेज़ 3 की तरफ लेकर जाया जाता है, जहां हज़ारों की संख्या में लोगों को उस ट्रायल में लिया जाता है। क्योंकि तब खास तौर से ये देखना होता है कि ज़्यादा लोगों में जब हम ये वैक्सीन दे रहे हैं तो उनमें कोई दुष्परिणाम सामने तो नहीं आ रहा, और ख़ास तौर से ऐसे कोई इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं जो लाखों में से एक लोगों में भी दिख सकते हो। तो उस वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसी कोई दुष्परिणाम तो नहीं है जो कहीं लाखों लोगों में जब हम ये दवा दें तो उनमें तब दिखना शुरू हो जाए। तो इस बात की भी उस वक्त जो है इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है, और इस वजह से फेज़ 3 ट्रायल जब पूरा हो जाता है तब ये बात मानी जाती है कि हाँ ये वैक्सीन कारगर है, इसकी वजह से कोई दुष्परिणाम नहीं है और ये हमको संक्रमण से बचाने के लिए सक्षम भी है। तब फिर इसको अप्रूवल्स के लिए भेजा जाता है, और भी जो शोध कार्य होते हैं जो कि इस ट्रायल से नहीं जुड़े होते, जो बाहर के होते हैं, वो भी इसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि हाँ जो पूरा प्रोसेस लगाया गया है वो सही है या नहीं है, जो इसके परिणाम आ रहे हैं वो सही है या नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से एक कमेटी होती है जो फिर ये डिसाइड करती है कि हाँ ये वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद जब ये वहाँ से भी पास हो जाती है तब ये उत्पादन के उसमें श्रेणी में जाती है। अगर हम कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में बात करें तो अब इतनी तेज़ी से इस वक्त प्रयास चल रहे हैं कि ऐसे में
में जो बहुत सारे ये फेजेस हैं, जैसे खास तौर से जो वैक्सीन का जानवरों में भी ट्रायल होता है और मनुष्यों में उसके बाद होता है, यहाँ अब कोशिश ये हुई है कि जानवरों में भी ट्रायल चल रहा है और मनुष्यों में भी साथ के साथ ट्रायल चल रहा है। तो ये समय बचाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि जो फेजेस हैं उनको साइमल्टेनियसली चलाया जाए, यानी कि साथ साथ चलाया जाए, ना कि एक के बाद एक, जो कि जनरली किया जाता है। तो इस वक्त टाइम बचाने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं पहले भी, लेकिन देखिए ये काफ़ी खतरनाक भी होता है जब हम जल्दी जल्दी कोई वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्ने पलट करके देखें और ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, थोड़े समय पीछे ही जाएं तो 2017 में फिलीपींस में एक तरह की वहाँ पर डेंगू जैसी बीमारी फैली थी, जिसके लिए वहाँ पर उन्होंने 10 लाख बच्चों को वैक्सीन दिया और उसमें से 10 बच्चों की मृत्यु भी हो गई। और तब भी यही कारण था कि वैक्सीन को इतनी जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास किया गया कि ऐसे में जो खतरे देखने होते हैं, वैक्सीन की वजह से दुष्परिणाम देखने होते हैं, वो शायद इतना समय नहीं मिल पाया ट्रायल्स में कि वो दुष्परिणाम सामने आ सके, और ऐसे में ये गलतियां हो जाती हैं। तो एक घटना ये हुई थी। उसके अलावा अगर हम 1976 की घटना देखें, जहां अमेरिका में स्वाइन फ्लू जैसा ही एक वायरस फैला था, उसकी जैसी ही बीमारी लोगों में फैली, और ऐसे में अमेरिका ने जल्दी से फिर से एक वैक्सीन बनाई और उन्होंने 4.5 करोड़ के करीब अपनी जनता को ये वैक्सीन लगाई। और खास तौर से उस वक्त एक दुष्परिणाम सामने आया जिसमें उन्होंने देखा कि 532 जो लोग थे जिनको वैक्सीन लगी थी, उनको एक खतरनाक पैरालिसिस हुई, जो कि वैक्सीन की वजह से हुई, और उसमें से 32 लोगों की मृत्यु भी हुई। तो जब भी वैक्सीन को बहुत तेजी से बनाने की कोशिश करते हैं, ये जोखिम भरा होता है, क्योंकि बहुत सारी स्टेजेस जो हैं उनको उतना समय नहीं मिल पाता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे में कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, इस तरह के दुष्परिणाम जो कि शायद समय के साथ दिखते, और क्योंकि हमने उस स्टेज को छोटा कर दिया, इस वजह से वो दुष्परिणाम उस वक्त नहीं दिख पाते हैं, तो वो सबकी नज़र से बच जाते हैं। तो ऐसे में ये खतरा ज़रूर रहता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त चुनौती बहुत बड़ी है और इस वक्त जिस तरह से महामारी पूरे विश्व के ऊपर फैली हुई है, और जिस तरह से ये बातें भी सामने आ रही है कि जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम लोगों को इससे लड़ते रहना पड़ेगा। हमें एक तरह से पार्शियल लॉकडाउन की स्टेज में रहना पड़ेगा, जहां हम लोग वो सारी गतिविधियां नहीं कर सकते जैसे कि पहले हम कर सकते थे। अभी केवल हम आर्थिक गतिविधियों की तरफ ही अपनी नज़र को रखें और बाकी सब चीज़ों की तरफ अभी हम बिल्कुल ध्यान न दें, तो इस तरह का जीवन उथल पुथल रहेगा जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आएगी। ऐसे में वैक्सीन बनाने की मुहिम काफ़ी तेज़ हो रखी है, और अगर जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एस्ट्राजेनेका जो है वो 20 करोड़ वैक्सीन की खुराक पहले ही बना के रख चुका है, वो इस उम्मीद में कि जो ट्रायल हो रहा है वो सक्सेसफुल होगा, और अगर ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो फिर उत्पादन में समय ना लगे, जल्दी से जल्दी वैक्सीन जो है पहले से ही तैयार हो, ताकि बस केवल उस वक्त हमें मार्केट में उसको रिलीज करना ही रह जाए। तो इस तरह से इस बार ये कोरोना वायरस संक्रमण के समय में ऐसा पहले इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है कि इस तरह से फेजेस को इतनी जल्दी जल्दी किया जाए, एक के साथ एक दूसरे फेज को किया जाए और पहले से वैक्सीन की खुराकें बना के रख ली जाएं। तो इस वक्त युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। अब प्रश्न यही है कि जो वैक्सीन बन रही है वो कितनी कारगर होगी, वो हमें कितने समय के लिए सुरक्षित रखेगी, क्या वैक्सीन हमें हर साल लगवानी होगी या नहीं लगवानी होगी, ये सब अभी प्रश्न है, जो कि जैसे जैसे इन वैक्सीन ट्रायल्स के नतीजे सामने आएंगे उस तरह से धीरे धीरे इन सभी बातों का खुलासा होगा। तो न्यूज़ 24 की तरफ से आज के लिए इतना ही। नमस्कार।